भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, पीएचडी करना हो या जीआरएफ हासिल करना हो आपको, तो आप एक एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट जो एनटीए के द्वारा ली जाती है। अगर आप हिंदी साहित्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं और जीआरएफ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी साहित्य के 2 जीआरएफ स्कॉलर्स। मेरे दाएं तरफ हैं धीरेन्द्र भाई। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी यूजी की पढ़ाई की है, फिर इन्होंने हिंदी साहित्य में पीजी की पढ़ाई की है, उसके बाद जीआरएफ क्रैक करके यहीं से पीएचडी कर रहे हैं। हमारी बाई तरफ हैं गजेंद्र भाई, ये भी यहीं से पीएचडी कर रहे हैं। इनकी भी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यूजी और पीजी की हुई है। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए धीरेन्द्र भाई से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि हिंदी विषय के छात्रों को खास करके किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल्स होती है, क्या उन्होंने किया, वो सारी बातों को संक्षेप में वो रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र है और मैं 2023 में जेआरएफ हुआ था। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी साहित्य से जेआरएफ मैं कैसे हुआ था और आप शायद उसको फॉलो करके आप भी जेआरएफ हो सकते हैं। पहली बात तो है कि 100 क्वेश्चन होंगे हिंदी से और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के, तो मैं आपको मेनली हिंदी के बारे में बताऊंगा कि 100 क्वेश्चन के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें भी मैं जो सिलेबस बेस्ड है, जो टेक्स्ट बुक लगे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि टेक्स्ट में लगे हैं कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, कविताएं, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई कहानी पढ़ते हुए, कोई उपन्यास, कोई नाटक, कोई निबंध पढ़ते हुए क्या क्या ध्यान देना है। जैसे कि मैं स्टार्ट किया था कहानी से, तो आप जैसे कहानी आसान पड़ती है तो आप कहानी से स्टार्ट करेंगे तो आपको मन भी लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। आप कहानी पढ़ेंगे तो कहानी पढ़ते हुए सबसे पहला चीज़ ये ध्यान देना है कि वो किस लेखक ने लिखा है उस कहानी को। और कहानी क्या किसी पत्रिका में छपी थी तो कब छपी थी, किस सन में छपी थी, क्या वो किसी संग्रह की कहानी है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। ये बेसिक जानकारी है कि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि किसका है, कौन कौन सन में छपा था, या किसी पत्रिका में छपा था या संग्रह में। इसके बाद आगे आगे आते हैं। आप कहानी जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो आप उस कहानी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में है कहानी। क्या किसी समस्या को लेकर है, या किसी समाज को लेकर, या किसी मुद्दा को लेकर के, ये पता होना चाहिए। अब आप कहानी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें कहानी पढ़ते हुए ध्यान क्या देना है। पहला चीज़ है कि पात्र कितने आए हैं। बस मुख्य पात्र नहीं, एनटीए गौण पात्रों पर ज़्यादा ध्यान देता है। मुख्य और गौण पात्र के आपको नाम याद होने चाहिए, उनकी उम्र क्या है, क्या कोई कपड़ा पहने हैं तो किसी रंग का उसमें ओढ़न है क्या, वो ध्यान होना चाहिए। कोई कहानी है अगर उसमें कुछ ग्राम आए हैं तो उस गांव के नाम क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई गीत, कोई गाना, या कोई फल फूल पशु कुछ भी उड़ाना है तो आपको छोड़ना नहीं है। सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट वाइज आपको लिखना होगा। आप नोट्स बनाइए इसके लिए, कहानी जब पढ़िए तो, कि हमें ये इन चीज़ों को ध्यान देना है। कोई आवाज़ें हैं, जैसे कि कोई चक्की चल रही है, कोई मशीन चल रहा है, कोई चिड़िया बोल रही है, आप उसको लिखिए। आप सोचेंगे कि ये सब क्या है, लेकिन अब एनटीए की यही मांग है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक कहानी पढ़ते हुए आपको सब ध्यान देना होगा। और बात इसमें है कि हमको पढ़ते हुए खुद लग जाता है कि कुछ पंक्तियाँ हमें हिट करती हैं, तो वो इम्पोर्टेंट लाइन होती हैं उसमें। और यकीन मानिए कि ऐसे पंक्तियाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस तरह पूछा जाएगा कि एक लाइन दे देगा आपको और कहेगा कि आप किस कहानी की पंक्ति है, तो आप पंक्तियों को ध्यान दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने टेक्स्ट लगे हैं आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसे ही नाटक में, कि नाटक अगर पढ़ रहे हैं आप तो पात्र कितने हैं, कितने दृश्य हैं, कितने अंक हैं, कितने पुरुष पात्र हैं, कितनी महिला पात्र हैं, कितने उसमें गीत या गाना है। जैसे जयशंकर प्रसाद के सारे नाटकों में गीतों का वर्णन है, और किस क्रम से आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप पढ़ते हुए ध्यान रखेंगे क्या उसमें कुछ उम्र वगैरह या कुछ दृश्य है जिसका वर्णन हो, आप उसका ध्यान रखेंगे। यही काम हमें उपन्यास में करना है। हम लोग इस पर इतना इसलिए फोकस कर रहे हैं कि हर साल एनटीए जरूर 5 से 6 क्वेश्चन आपको कुछ पंक्तियाँ दे देंगी, 5-6, और कहेंगे कि क्रम वाइज लगाइए। अगर हम एक एक लाइन, एक एक शब्द नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ें। कहानी, उपन्यास, नाटक, ये हो गया। ऐसे ही निबंध में हमें ये करना है कि जब भी हम कुछ भी पढ़ें, कोई भी रचना, तो सीधी सी बात है कि कौन से सन में छपी है, किसकी है, क्या किसी संग्रह की है, ये सब ध्यान रखना होगा। और उसमें किस चीज़ का वर्णन है, इसका भी ध्यान रखना होगा। सारे चीज़ में हमें ध्यान रखना ही होगा।
और उसके बाद से हम पढ़ें तो देखें कि क्या उसमें कुछ कोई समस्या को उठाया गया कि नहीं, या कुछ जैसे कि अभी पिछले वर्ष में कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे एक निबंध है कि भारत हिंदू का कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वर्णन है कि कंघी यहाँ बन रही है, मार्किन यहाँ बन रही है, धोती यहाँ बन रही है। हम उसको सोचते हैं कि ये कुछ विशेष महत्व नहीं है इसका, लेकिन एनटीए ने प्रश्न वहाँ से दे दिया कि 4 वस्तु दे दिए और 4 देश दे दिए, आप क्या कि उसको मैच करिए। हमें इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, और इन सब चीज़ों को ध्यान रख के यकीन मानिए कि हम बेहतर कर सकते हैं हिंदी साहित्य में। और कविता भी पढ़ते हुए हम आपको यही ध्यान देना होगा कि एक एक पंक्ति हम पढ़ें, किस पंक्ति बाद कौन सी पंक्ति आ रही हैं। कविताओं से भी एक प्रश्न आते हैं कि पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि कौन सी पंक्ति किसके बाद है, तो एक एक पंक्ति आप जरूर पढ़ें। सिलेबस तो अपना पढ़ ही जाएं, एक एक लाइन। बहुत बहुत भाई धन्यवाद धीरेन्द्र भाई। और इसी क्रम में हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उनकी काफ़ी इच्छा होती है कि वो कौन से गाइड को पढ़ें, कौन से विषयों को पढ़ें, कौन सी लेखक की किताबें को पढ़ें। कोई ऐसी गाइड आती है क्या? क्या यूट्यूब पे कोई बेस्ट क्लासेस हो सकती है क्या? या सेल्फ स्टडी ही इन लोगों के जो सक्सेस है उसका कारण रही है? क्योंकि मैं भी जेआरएफ हूँ, आप जानते हैं, और हम तीनों यहाँ पर बैठे हैं आपके समक्ष, और हमारे बाईं तरफ जो गजेंद्र हैं, इन्होंने भी जेआरएफ हासिल किया है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इनके जेआरएफ के जो भी सफलता का श्रेय जैसे भी इन्होंने पाया है वो अपनी सारी बातें बताएं, साथ में ही वो गाइड और किताबों के बारे में भी बताएं जिनका सहारा लेकर के छात्र बहुत अच्छा कर सकते हैं हिंदी साहित्य में। नमस्ते। देखिए, हम अभी यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य से कैसे जेआरएफ हुआ जाए इस पर बात कर रहे हैं। दरअसल जब बात हिंदी साहित्य की होती है तो एक बहुत बड़े फलक पर साहित्य को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि अभी एनटीए ने जो जेआरएफ का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। जैसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न था उससे अभी भिन्न पैटर्न है। तो अभी एनटीए ने क्या किया है कि पहले के क्वेश्चन जो आते थे वो फैक्चुअल बेस आते थे, क्वेश्चन अधिकतम क्वेश्चन फैक्चुअल बेस। अभी क्या है कि अब एनटीए जो क्वेश्चन बना रही है वो खास तौर पर हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों से क्वेश्चन बना रही है। वो उसके जो हमारे टेक्स्ट लगे हैं, जो हमारे और जो सिलेबस में और जो भाग हैं, उन सभी की प्रवृत्तियों से विशेष तौर पर उन पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे मैं प्रारंभ करूंगा पहले टेक्स्ट से, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो 2 भाग में विभाजित होता है। एक तो वस्तुनिष्ठ भाग है जो हमको किसी गाइड के माध्यम से या किसी वस्तुनिष्ठ पुस्तक के माध्यम से पढ़ना होता है। दूसरा भाग होता है जो हिंदी साहित्य के टेक्स्ट लगे हुए हैं, जिसमें हिंदी कविताएं आती हैं, हिंदी नाटक के भाग हैं, हिंदी उपन्यास है, हिंदी निबंध हैं। तो इस तरह से जो है जो टेक्स्ट के भाग लगे हैं। अब क्या है कि एनटीए टेक्स्ट मूलक क्वेश्चन पूछ रही है और उसके बहुत गहराई से, अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमको ध्यान ये देना है सबसे पहले कि जो हमारा सिलेबस है उसको पहले तो एक बार हमको सिलेबस ध्यान से पढ़ना है कि सिलेबस किस तरह से पूछा जा रहा है। क्योंकि जैसा कि अभी धीरेन्द्र ने भी बताया कि एनटीए सिलेबस के बाहर से प्रश्न नहीं पूछती है, लेकिन वो सिलेबस के भीतर से और उसके अंदर के रेशों से प्रश्न पूछ रही है। तो सबसे पहले हमको उसमें ध्यान देना है कि या फिर ऐसे कहें कि हमें क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है और पूरे सभी चीज़ों को हम एक साथ समन्वित करके पढ़ें ऐसा तो संभव नहीं है। एनटीए सिलेबस के बाहर से प्रश्न तो नहीं पूछती है, लेकिन वो जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछ रही है। अब तो सबसे पहले हमको जो है सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर दूसरा कदम यह होगा कि जो हमारे पाठ्यक्रम में जो बातें निर्धारित हैं, जो हमारे विषय हैं, उन पर कैसे बात किया जाए। तो चूँकि यहाँ पर हम एक सफल रणनीति की बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदी साहित्य से जेआरएफ हुआ जाए, तो मैं तो यही अपना सुझाव दूंगा। चूँकि मैंने जैसी तैयारी की है और मैंने जेआरएफ अर्जित किया, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हिंदी जैसे विषयों के लिए निरंतर ध्यान देते हुए पढ़ाई करना। क्योंकि हिंदी का पाठ्यक्रम इतना बड़ा है कि अगर केवल, जैसे मैं अगर बात करूं कि हिंदी कविताएं जो लगी हैं नेट के पाठ्यक्रम में, अगर केवल हिंदी कविताओं को पढ़ा जाए, जितनी कविताएं लगी हैं, अगर सभी को कविताओं को पढ़ा जाए ठीक से, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसमें, बहुत अधिक। हम 2 महीना सिर्फ कविताएं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 महाकाव्य लगे हैं जो 200-300 पृष्ठों की कविताएं लगी हैं। अब एनटीए ने क्या किया है, एनटीए जो है उन
कविताओं के अंदर से क्रम के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि क्या हम रणनीति अपनाएं तो कैसे उसको पढ़ें। तो इस पे जो है पढ़ते समय ध्यान देना है कि एक जो कथात्मकता होती है, कथात्मकता को हमको ध्यान देकर पढ़ना है कि कहाँ से पाठ्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है। उस कथात्मकता को पकड़ते हुए उसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उनमें किन किन बातों को समाहित किया गया है। और उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जिसको हम फैक्चुअल बेस्ड कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कविता है, उस कविता में कोई पात्र आता है, कोई पुष्प आता है तो कौन सा पुष्प आ रहा है, कोई पर्वत आ रहा है तो कहाँ का आ रहा है पर्वत, किसी स्थान का नाम आ रहा है तो किस स्थान का नाम है। तो इन सब चीज़ों को पकड़ते हुए, ठीक इसी तरह हिंदी निबंध में, हिंदी निबंध की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उसमें किस विषय पर बात किया गया है, उसमें कौन कौन से पात्र आ रहे हैं, उन पात्रों में जो पात्र आ रहे हैं उनके क्या नाम हैं, उनकी और जो भी जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी, उनकी उम्र क्या है और उनके घर में कितने सदस्य हैं, वे कहाँ घूमने जा रहे हैं, उनके कपड़े का रंग क्या था, वो जिस ग्राउंड में बैठे थे वो कहाँ का ग्राउंड था। मतलब इस तरह की प्रश्न अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते ये नहीं ध्यान देते हैं कि कहाँ से जो है ये भी प्रश्न उठाया जा सकता है, लेकिन एनटीए चूंकि अब प्रश्न ऐसे वहाँ से कर रही है। तो टेक्स्ट के लिए जो भी हमारा हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है उसके लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि टेक्स्ट हमको 1-2 बार पहले तो रीडिंग कर जाना है पूरा, उसके बाद उसकी नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना नोट्स के हम इतने बड़े टेक्स्ट को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक छोटी नोट्स रहेगी तो उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो इतना विशाल पाठ्यक्रम जिसमें 10 से अधिक उपन्यास, मोटे उपन्यास लगे हों, महाकाव्य लगे हों, निबंध और कहानियों का बड़ा पाठ्यक्रम हो, तो एक बार बार हम उसको रिवाइज करना हमारे लिए संभव ही नहीं है। इसलिए एक छोटी नोट्स उसको हम बना सकते हैं जिसको हम जो है बाद में रिवाइज करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट के बाद जो हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए सामान्य तौर पर किसी भी एस्पिरेंट से जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है हम पूछते हैं तो वो ये बताएगा, सबसे पहले बताएगा कि गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक आती है हिंदी साहित्य के लिए, उसका अध्ययन करना जरूरी है। और दृष्टि आईएएस की एक यूजीसी नेट की तैयारी हिंदी साहित्य के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र उसकी पुस्तक आती है, वहाँ से पढ़ा जाए। ये दोनोों किताबें बहुत ही ज़्यादा जो तैयारी करने वाले लोग हैं उसको सजेस्ट करते हैं और इनसे प्रश्न अमूमन वस्तुनिष्ठ लगभग 95% प्रश्न इनसे आ भी जाते हैं। बचे हुए जो कुछ प्रश्न हैं वो हमारे कुछ आलोचनात्मक पुस्तकों से प्रश्न आते हैं, जिसमें अब चूंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, हिंदी से स्नातक है, हिंदी से परास्नातक है, तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम कुछ आलोचनात्मक पुस्तकों का अध्ययन उसने अपने स्नातक परास्नातक के दौरान किया होगा। तो इसमें सबसे बेसिक पुस्तक जो है, बहुत ही पतली किताब है, 150-200 पृष्ठों की है, विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। यह बहुत ही बेसिक पुस्तक है और हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने का एक व्यापक दृष्टिकोण, बहुत ही आसानी से सरल भाषा में इसको हम समझ सकते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया हमको लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस ढांचे पर है और क्या क्या बातें इसमें समाहित है। दूसरा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसको हम प्रस्थान बिंदु कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक से भी प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही डिमांडिंग हिंदी साहित्य की पुस्तक है, न सिर्फ यूजीसी नेट में बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पुस्तक से निश्चित तौर पर 2-4 प्रश्न आते ही आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से हर बार देखा जा रहा है कि यूजीसी नेट में प्रश्न बन रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की भी पुस्तक पढ़ना मैं सजेस्ट करूंगा। तीसरी एक पुस्तक है जो हिंदी संवेदना का विकास है, क्या नाम है पूरा? हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, ये आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है। ये भी 300-350 पृष्ठों की किताब है। अब जैसे पिछले वर्ष जो साल में 2 बार एनटीए परीक्षा आयोजित कराती है, तो इस पुस्तक से 4-4 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों बार 4 प्रश्न, और वो भी अंदर से प्रश्न पूछे गए थे। इस पुस्तक से आलोचनात्मक पुस्तक है और उसमें अंदर से प्रश्न पूछे गए थे। अब चूंकि जो हिंदी साहित्य का नियमित विद्यार्थी है उसके लिए तो ये पुस्तकें वो पहले स्नातक परास्नातक के दौरान ही पढ़ाई किया रहता है। यदि कोई ऐसा छात्र है जो प्रारंभ से हिंदी साहित्य के लिए यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है, स्नातक स्तर पर उसने ठीक से, या स्नातक स्तर पर उसने हिंदी नहीं पढ़ा है, या परास्नातक में वो ठीक से साहित्य को समय नहीं दे पाया है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की, इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन वो निश्चित तौर पर कर ले। निश्चित तौर पर उसको फायदा होगा और इसमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न उसको मिल जाएंगे।
इसके अलावा अब चूंकि तकनीकी का दौर है और हम जो है हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि एक विशाल पाठ्यक्रम और विशाल पाठ्यक्रम होने के नाते भी और इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो हमको कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं। उसके लिए जो है हम तकनीक का सहारा लेना चाहिए हमें। इसके लिए हम यूट्यूब चैनल्स हैं, हिंदी साहित्य में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि हम पीवाईक्यू, हिंदी साहित्य के लिए यदि आप जेआरएफ के बारे में सोच रहे हैं तो आप पीवाईक्यू को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। पीवाईक्यू से सीधे तौर पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 10 से 15 प्रश्नों का लाभ होता है। पीवाईक्यू कम से कम हम 10 वर्षों का, और 10 वर्षों का एकदम ठीक से दोनों प्रश्न पत्र और जो दोनों सत्र में है प्रश्न पत्र उनको पढ़कर उनका अध्ययन कर लेना है। और दूसरा, जैसे किसी प्रवृत्ति से, किसी काल से कोई हिंदी साहित्य में प्रश्न आता है, किसी लेखक से की रचनाओं से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो उस लेखक की अन्य रचनाओं के बारे में भी हमको पढ़ लेना है। किसी प्रवृत्ति से प्रश्न आ रहा है तो उन प्रवृत्तियों में और क्या क्या चीजें थी इसको पढ़ लेना है। किसी उपन्यास में अगर गहराई से प्रश्न पूछा जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसी प्रश्न से मिलता जुलता अगला प्रश्न आएगा, उस अगली प्रवृत्ति से मिलता जुलता अगला प्रश्न है। ऐसा देखा जा रहा है कि पीवाईक्यू में सीधे प्रश्न पर अगर हम देखेंगे सीधा प्रश्न नहीं फंस रहा है, लेकिन उसी प्रश्न में उस प्रश्न के जो 4 विकल्प हैं उन विकल्पों से अगली बार एनटीए प्रश्न बना ले रही है। उन चारों विकल्पों पर हमको ध्यान देना है, कौन सा ठीक विकल्प है। चारों विकल्प है तो ये विकल्प कहाँ से आए हैं, किस कालखंड के हैं, किस लेखक के हैं, किस कवि के हैं, इस पर ध्यान देना है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैंने पीवाईक्यू ठीक से तैयार किया था और इससे मुझे अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15 प्रश्नों पर लाभ मिला और प्रत्यक्ष रूप से 5 प्रश्न का लाभ मिला। मतलब 20 प्रश्न मैं कहूँगा कि जो है सिर्फ पीवाईक्यू से मेरे सही हो गए हैं। पीवाईक्यू को ठीक से पढ़ना, और 5 वर्षों का तो एकदम बीते 5 वर्षों का पीवाईक्यू तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है हमको। 2 बार 3 बार 4 बार हमको रिवाइज कर लेना है, और 10 वर्षों का एक बार 2 बार तो 10 वर्षों का पीवाईक्यू हमको सॉल्व कर लेना है। यदि हम हिंदी साहित्य में इतना कर लेते हैं, पीवाईक्यू को कवर कर लेते हैं, आलोचनात्मक किताबों में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, इन 3 पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं। बाकी जो हमारे टेक्स्ट निर्धारित टेक्स्ट है, हमारा पाठ्यक्रम है, यदि हम उन टेक्स्ट को 1 बार या 2 बार, यदि संभव है तो 2 बार पढ़ लेते हैं और छोटे नोट्स बना लेते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि हिंदी साहित्य से जेआरएफ हिंदी के जो प्रश्न होंगे वो ठीक ठाक मात्रा में जितनी अपेक्षा की जाती है वो हमारे ठीक हो जाएंगे। और चूंकि हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है तो सारी चीजें हम 100 में 100 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि हम इतनी तैयारी करते हैं तो हम 70 प्रश्न, यदि मैं कहूँ 80 प्रश्न, और यदि थोड़ा गंभीर अध्ययन करते हैं, थोड़ा 3-4 महीने रुक कर और इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए हम करते हैं तो 80 प्लस प्रश्न आसानी से हिंदी साहित्य में किया जा सकता है। इसके अलावा हम पार्ट ए में अपनी स्ट्रेटजीज से पढ़ते हैं, तो दोनों चीज़ों के समन्वय से हम हिंदी साहित्य में जेआरएफ हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बारीकी से इन्होंने बताया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों जो स्कॉलर्स हैं उनकी अगर तैयारी को आप अपने तैयारी में मिला लें तो आप ज़रूर से ज़रूर जेआरएफ भी हो सकते हैं और अपने एकेडमिक करियर में आगे बढ़ के प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं। आप इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप किस विषय से हैं, अगर आप किसी अन्य विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे हज़ारों लोग जुड़े हैं, वहाँ पे सारे PDF, सारी स्ट्रेटजीज़ मैं देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी जो भी क्वेरीज है आप आराम से वहाँ पे जुड़ करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जुड़ के आप लिख सकते हैं। आपको हिंदी साहित्य में कुछ भी पूछना हो मैं आपके मैसेजेस इन दोनों स्कॉलर्स को फॉरवर्ड कर दूंगा, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर आपको डायरेक्ट इन दोनों से कांटेक्ट करवा सकता हूँ मैं, जिनसे आप इस विषय के जो इन लोग एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे आप डायरेक्ट पूछ करके आप कैसे जेआरएफ कर सकते हैं, खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप कमेंट करके बताएं कि आप आगे क्या चाहते हैं, क्या आप जेआरएफ करना चाहते हैं, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये कमेंट करके आज बताएं, जिससे मुझे भी ये पता चल सके कि कितने व्यूअर्स हैं जो हिंदी साहित्य में प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं, प्राध्यापक बनना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।